राघवेंद्र आंखें फाड़े शेखर को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं बीते 2 दिनों से मुंबई और सूरत में ना होकर ये दिल्ली में था। राघवेंद्र की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था शेखर को। रिलैक्स जीजा साहब, अभी सही समय नहीं आया है। आपके दिल में पल रही ख्वाहिश को भी जरूर पूरी करूंगा मैं, पर तब तक कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर आपके लिए इंतजार में है। शेखर ने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर एक आंख विंक कर दी थी। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे हैं? शायद आपको पता नहीं है कि हमने आपके जैसे ऊंचाई पर उठने वाले कई लोगों के पर कुछ इस तरह से कतरे हैं जो फिर अपनी जिंदगी में कभी सर ऊपर करके उठ ही नहीं सके। खुले आसमान में उड़ना तो बहुत दूर की बात है। राघवेंद्र गुस्से में दांत चबाते हुए बोला था। इस गलतफहमी में रहने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जीजा साहब, पर मैं शेखर हूँ, शिव नहीं, जिसे आप अपनी गिदड़ भभकी से बहका सकते हैं। और अब शिव भी अकेले नहीं है, मैं हूँ उनके साथ। तो इस बार आपके लिए टास्क थोड़ा सा टफ होने वाला है। सो गुड लक जीजा साहब। शेखर ने राघवेंद्र की शर्ट के कॉलर को सही करते हुए कहा। आप शायद हमें जानते नहीं है कि हम कौन है। राघवेंद्र ने भारी दम्भ से अपनी शर्ट के कॉलर को शेखर की पकड़ से आजाद करते हुए कहा। ओ रियली? अब जब आपको ही नहीं पता कि आप कौन है तो फिर आपसे बात करने का क्या मतलब? जाइए, लाकर पहले पता करिए कि दिल्ली के किस गुमनाम गली में आपकी गुजर बसर हुई थी और वहां से निकलकर आप यहाँ चले आए दमयंती जीजी सा का आंचल थामे। क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि आप कौन है, पर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। शेखर ने राघवेंद्र के कंधों को कसकर दबा दिया था। राघवेंद्र गुस्से से और हैरानी से शेखर को देखता ही रह गया था। ये आप दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं इतनी देर से? और कुंवर साहब, आपने तो चाय के साथ कुछ लिया ही नहीं। दमयंती ने राघवेंद्र के आगे नाश्ते की ट्रे बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं जीजी सा, बस हम दोनों ऐसे ही अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। कहाँ मौका मिलता है मुझे जीजा सा से इतनी सारी और प्यारी बातें करने का। शेखर ने अपने पास से एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खोला और उसमें से एक बिस्किट राघवेंद्र के हाथ में पकड़े गए कप में डुबोकर उसके ही मुंह में जबरदस्ती खिला दिया। राघवेंद्र दमयंती और बाकी सबके वहां होने की वजह से कुछ कह भी नहीं सका था उस वक्त। I will show you for that। राघवेंद्र ने धीमे धीमे अपने गुस्से को पीते हुए शेखर से कहा। एनी टाइम जीजा साहब। शेखर ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा। वैसे जीजी साहब, आपने जीजा सा को खुशखबरी सुनाई या नहीं? शेखर ने राघवेंद्र की तरफ व्यंग्य से मुस्कुराकर देखा और फिर दमयंती के गले में अपनी बाहों को डालकर झूल गया। अरे अभी कहा, अभी तो कुंवर सा आए हैं और आते ही आप सब अपनी बोरिंग बिजनेस टॉक में लग गए। और वैसे भी हम कुंवर सा से थोड़ी सी नाराज है, इन्होंने हमारी सारी एक्साइटमेंट की बैंड बजा दी थी। दमयंती बहुत अपनेपन से राघवेंद्र के पास जाकर बैठ गई थी। शेखर बहुत गौर से राघवेंद्र के बदलते हुए फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था। माफी रानी साहिबा, पर आप तो जानती है ना कि जब हम किसी मीटिंग में या फिर क्लाइंट के साथ बिजी होते हैं तो फिर हमें फोन वोन कुछ याद नहीं रहता है। राघवेंद्र दमयंती के हाथ को अपने हाथ में बड़े प्यार से लेकर उसे सहलाते हुए बोला। साला कमीना मक्कार झूठा। शेखर राघवेंद्र की एक्टिंग देखकर दंग था। इतना झूठ बोलकर भी बंदे के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अच्छा बता भी दीजिए कि आप हमें कौन सा सरप्राइज देना चाहती थी जिसके लिए आप इतनी बेकरार थी? राघवेंद्र ने दमयंती की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए पूछा। आपको पता है कुंवर साहब, शिव और गौरी की सगाई और शादी की डेट फिक्स हो गई है और आज शिव शेखर के साथ अपनी सगाई के लिए ही शॉपिंग करने गए थे। हमें कब से इस दिन का इंतजार था कुंवर साहब, और देखिए जब ये दिन सच में हमारे सामने आ गया है तो हमें तो जैसे अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि शिव हमारी छोटी की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां मुस्कुराने वाली है। उनकी बिखरी और उजड़ी हुई जिंदगी एक बार फिर से प्यार और अपनेपन की दुआ से संवरने और खिलने वाली है। दमयंती की आंखों में इस समय दुनिया भर की खुशी महसूस कर सकता था शेखर, और राघवेंद्र, उसकी आंखों में उसे दुनिया भर की हैरानी के साथ बेहिसाब गुस्सा और चिढ़ दिखाई दे रही थी, जैसे वो बस अब फटने वाला था गुस्से और जलन से। क्या? ये कब हो गया और किसने तय कर दिया? राघवेंद्र गुस्से में अपना आपा ही खो बैठा था। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर साहब? दमयंती जीजी के साथ साथ सुनैना जी और जानकी जी भी राघवेंद्र के चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करने लगी थी। पर राघवेंद्र ये समझ गया था कि जरूर उसने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे अभी इस वक्त नहीं कहना चाहिए था। शायद वो तुरंत खुद को संयत करते हुए बोला, अरे हमारा मतलब था कि शिव और गौरी की सगाई और शादी की डेट इतनी जल्दी फिक्स भी हो गई और हमें पता ही नहीं चला। आपको पता तो तब चलेगा ना जब आप थोड़ी सी फुर्सत ऑफिस के कामों से निकालकर घर में होने वाले कामकाजों पर भी दिया करें। पर आपको तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं मिलती है जो हम आपको कुछ बता सके। गौरी और शिव के रोके पर भी हमें और मासा को ही जाना पड़ा था, और अब शिवरी की सगाई और शादी की तैयारी भी लगता है कि हम दोनों को ही करनी पड़ेंगी अकेले। दमयंती ने छूट मूट मुंह बनाते हुए कहा था, पर राघवेंद्र का मुंह सच में बन गया था। कब है शिव की सगाई और शादी? राघवेंद्र ने शंकित नजरों से दमयंती की तरफ देखा, पर शेखर बहुत उत्सुकता से राघवेंद्र की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, अब देखता हूँ नागवेंद्र तो कैसे बौखलाता है शिवरी की सगाई और शादी के डेट के बारे में जानकर। कल सगाई है और उसके 20 दिन बाद शादी, दमयंती ने मुस्कुराते हुए कहा और चाय का खाली कप लेकर वो वहां से चली गई। राघवेंद्र मुंह खोले और आंखें फाड़े बस दमयंती को जाता हुआ ही देखता रह गया। कहा था ना जीजा सा, आपके मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है। ये लीजिए, इसे रख लीजिए, बीच बीच में आप 1-2 पीस निकाल कर खाते रहना, अच्छा लगेगा। शेखर ने राघवेंद्र की हथेली पर पार्ले जी बिस्किट का पैकेट रख दिया और शरारत से मुस्कुराते हुए वहां से ऊपर शिव के रूम की तरफ चला गया।
दमयंती का अचानक से यूं शिवरी की शादी और सगाई की डेट का डिक्लेरेशन और उसके बाद शेखर का उसे उसके हाथ में यूं पार्ले जी का पैकेट थमाकर चले जाना राघवेंद्र के दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल किया जा रहा था। वो अपनी मुट्ठी में पार्ले जी का पैकेट पकड़े हुए बाहर गार्डन की तरफ चला गया, जहां उसे कोई अपनी खुन्नस निकालते हुए ना देखे और ना ही सुन पाए। मुट्ठी में बंद बिस्किट का पैकेट कब का चूर चूर हो चुका था राघवेंद्र की हथेलियों की जकड़न से। राघवेंद्र बहुत तेज चिल्लाया था खुद पर। उसने बिस्किट के पैकेट को एक और पटक दिया था गुस्से से, और आज उसे अपनी ही शराब पीने की आदत पर गुस्सा आ रहा था। वो शराब के नशे में धुत बना रहा और इधर इन लोगों ने शिव और गौरी की सगाई और शादी की डेट फिक्स भी कर दी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। क्या होगा अब कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 35। दमयंती का अचानक से यूं शिवरी की शादी और सगाई की डेट का डिक्लेरेशन और उसके बाद शेखर का उसे उसके हाथ में यूं पार्ले जी का पैकेट थमाकर चले जाना राघवेंद्र के दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल किया जा रहा था। वो अपनी मुट्ठी में पार्ले जी का पैकेट पकड़े हुए बाहर गार्डन की तरफ चला गया, जहां उसे कोई अपनी खुन्नस निकालते हुए ना तो देख पाए और ना ही सुन पाए। मुट्ठी में बंद बिस्किट का पैकेट कब का चूर चूर हो चुका था राघवेंद्र की हथेलियों की जकड़न से। राघवेंद्र बहुत तेज चिल्लाया था खुद पर। उसने बिस्किट के पैकेट को एक और पटक दिया था गुस्से में, और आज उसे अपनी ही शराब पीने की आदत पर गुस्सा आ रहा था। वो शराब के नशे में धुत बना रहा और इधर इन लोगों ने शिव और गौरी की सगाई और शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। राघवेंद्र सिंह जो चाहता है उसे हर हाल में अपना बनाना आता है, और अगर वो उसका नहीं हो पाता तो फिर वो किसी और का भी उसे होने नहीं देता। राघवेंद्र की आंखों में शैतानियत नाचने लगी थी, पर गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था उसका। उसने झट से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कहाँ मर गई थी तू? तुझे पैसे मैं किस बात के देता हूँ? यहाँ मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो गया और तू वहाँ बैठी आराम से सगाई के लड्डू बना रही है बच्चात। राघवेंद्र फोन पर कमला को बुरी तरह से लताड़ रहा था। अरे हुकुम सा, मैं तो आपको उसी दिन फोन कर रही थी, पर आपने तो फोन उठाकर कुछ सही से जवाब ही नहीं दिया था मालिक। मैंने तो उस दिन आपको बताया था कि शिव और गौरी की सगाई और शादी की तारीख तय हो गई है, पर शायद आपने बिना सही से सुने फोन काट दिया था। मैं आपको बहुत देर तक फोन मिलाने की कोशिश करती रही थी बाद में, पर आपका फोन मिल ही नहीं रहा था बाद में। और अब मैं इस घर की नौकरानी हूँ, तो मुझे काम तो इसी घर के हिसाब से करना पड़ेगा ना। कमला अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश कर रही थी राघवेंद्र को। ओ हाँ, राघवेंद्र अब अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था। शराब के नशे में चूर उसे कुछ सही से याद भी नहीं था और आ भी नहीं रहा था। बस कुछ हल्का सा धुंधला सा याद था कि उसके पास किसी का फोन आया था, शायद कमला का ही था, और उसे कुछ देर बात करने के बाद उसने अपने फोन को जोर से दीवार पर पटक दिया था। पर उसने बात क्या की थी ये उसे आज भी नहीं याद आ रहा था। ठीक है, जो हो गया है उसे जाने दो और आगे की सोचो। और अब मुझे नीलकमल में हिलने वाले एक एक पत्ते की खबर मिलनी चाहिए। और याद रखना, राघवेंद्र से होशियारी दिखाई तो फिर तेरा भी हाल वही होगा जो मैं अपनी सभी दुश्मनों का करता हूँ। एक का अंजाम तो तेरे सामने ही देखा है तूने, और दूसरा। राघवेंद्र की जुबान को जैसे लकवा मार गया था और वो कहते कहते हकलाने लगा था। घबराहट की वजह से पसीने की बूंदें उसके माथे पर चुहचुहाने लगी थी। फिर उसने फोन पर कहा, अच्छा हम आपको बाद में फोन करते हैं। अरे आपको बताया ना कि हम आज ही तो बिजनेस टूर से लौटे और अब हमारा ऑफिस टाइम खत्म और फैमिली टाइम शुरू, और हमारी फैमिली हमारी प्यारी प्यारी रानी साहिबा है। राघवेंद्र की चाशनी में डूबी हुई बातों को सुनकर थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई दमयंती जीजी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वही फोन पर दूसरी तरफ खड़ी कमला भी ये जान गई थी कि जरूर फोन पर जहर उगल रहे नागवेंद्र के सामने कोई सिसोदिया आकर खड़ा हो गया होगा और इस नकली राजपूत की हवा निकल गई होगी। तभी अचानक से ही जहर उगलने की जगह शहद टपकाने लगा था वो जहरीला नागवेंद्र। कमला फोन रखते हुए सोचने लगी, जहर उगले या शहद टपकाए, मुझे क्या करना है? मुझे तो मेरे इनाम से मतलब है। कमला की आंखों में रंग बिरंगे नोटों की तस्वीरें उभरने लगी थी और वो मक्कारी से हंसते हुए अंदर किचन में चली गई थी। अरे रानी साहिबा, आप यहाँ तक तकलीफ लेकर क्यों चली आए? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते आपके पास। राघवेंद्र अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए बोला, अरे हम तो बस आपके लिए मिठाई लेकर आए थे, छोटी की सगाई और शादी की डेट फिक्स होने की खुशी में, पर आप वहाँ थे ही नहीं, तो हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। दमयंती ने एक लड्डू उठाकर राघवेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। अब अभी रहने दीजिए रानी साहिबा, अभी तो हमने आपके हाथों की बनी हुई जायकेदार चाय पी है, हमें अभी उसी का स्वाद महसूस करने दीजिए ना। और रही बात आपके छोटे की और हमारे साले साहब की सगाई की मिठाई खाने की, तो फिर कल चल तो रहे हम नीलकमल आपकी छोटी की सगाई में, अब हम अपना मुंह मीठा वही कराएंगे चलकर। राघवेंद्र की जुबान तो शहद टपका रही थी, पर आंखों में गौरी के चेहरे को याद करते हुए एक अजीब सा वहशीपन उसके ऊपर छाया जा रहा था, जिसकी परछाई से भी दमयंती नितांत अनजान थी। वो ऐसे कैसे शिव की सगाई की मिठाई खा सकता था, वो भी उसके हाथों से, जिससे उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ सिसोदियास के पैलेस सरीखे घर में रहने के लिए और उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए। गौरी तक पहुंचने के रास्ते में दमयंती ही तो उसका सबसे बड़ा कांटा था। दमयंती के होते उस पर शादीशुदा होने का टैग लगा हुआ था और वो खुलेआम कुछ नहीं कर सकता था। आइए अंदर चलिए रानी साहिबा, कल के लिए हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है और आपको तो तैयारियां शायद आपकी छोटी की सगाई के समय तक भी खत्म नहीं होने वाली है। राघवेंद्र हल्के फुल्के मूड में कहता हुआ अंदर चला आया था और इशारों में दमयंती को भी अपने पीछे आने के लिए कह दिया था उसने। जी आ रहे हैं। दमयंती की मुस्कुराती हुई नजरें अचानक ही किसी गहन सोच के चलते छोटी छोटी हो गई थी और अचानक ही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मलिन पड़ गया था। आखिर कुंवर साहब किसके अंजाम की बात कर रहे थे और किससे?
हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुंवर साहब हमसे कुछ छिपा रहे हैं। दमयंती अंदर जाने की जगह पर वही गार्डन में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गई। राघवेंद्र का इतना अजीब व्यवहार वो पहली बार नहीं देख रही थी। कई बार उसने नोटिस किया था कि उसके अचानक से सामने आते ही राघवेंद्र के बात करने का तरीका ही बदल जाता था। वो अचानक से हड़बड़ाने लगता था और जैसे तैसे बात को बदलकर फोन जल्दी काट देता था। दमयंती को लग रहा था कि कहीं उसकी शादी खतरे में तो नहीं है। वो जितनी जतन करके इस शादी को संभाले हुई थी, अगर वो भी राघवेंद्र की तरह 1% भी व्यवहार करती तो जरा सी भी देर नहीं लगती उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने में। सिसोदिया खानदान की बेटी की टूटी हुई शादी का बखान मीडिया वाले जिस तरह से करते, सुनैना जी जीते जी मर ही जाती। और शिव, वो तो अपनी जीजी सा के चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए खुद को भुलाए रहता है। भला उसकी प्यारी जीजी सा के चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा के लिए उनके चेहरे से दूर करने वाली को वो कैसे माफ कर सकता था। शिव तो शायद राघवेंद्र को मार ही डालता। अपनी और अपने परिवार वालों की खुशियों को बिखरने से रोकने के लिए दमयंती राघवेंद्र की कभी कभी की जाने वाली इन्हीं हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी, पर शायद उसे ये नहीं पता था कि नागवेंद्र जितना कमीना और शातिर घर के अंदर था, घर के बाहर तो वो और भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता जा रहा था। उसके दिमाग में चल रही योजनाओं से अनजान दमयंती एक बार फिर से सब कुछ भुलाकर अपनी छोटी की सगाई की तैयारियों में लग गई थी। दमयंती सुनैना और जानकी काकी के साथ अगले दिन सगाई के समय ले जाने वाले उपहार, भेंट, शगुन का थाल, मिठाइयाँ, मेवे की थाल, गौरी को दिए जाने वाले शगुन और भी तमाम ऐसी ही चीजों को उठाधरी करने में व्यस्त थी। राघवेंद्र अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, पर उसे कल की सगाई को रोकने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप बैग की ओर चली गई और अचानक ही उसे कुछ याद आया और वो लहराती हुई चाल से लैपटॉप बैग के पास गया और उसे ओपन करके सबसे अंदर की छोटी सी साइड पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालकर उसे अजीब निगाहों से मुस्कुराते हुए घूरने लगा। क्या होगा अब कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 36। राघवेंद्र अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, पर उसे कल की सगाई को रोकने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप बैग की ओर चली गई और अचानक ही उसे कुछ याद आ गया। वो लहराती हुई चाल से लैपटॉप बैग के पास गया और उसे ओपन करके सबसे अंदर की छोटी सी साइड पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालकर उसे अजीब निगाहों से मुस्कुराते हुए घूरने लगा। जो काम इतनी आसानी से हो सकता है उसके लिए मुझे इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। राघवेंद्र आराम से सोफे पर पैर के ऊपर पैर करके बैठ गया। जब सगाई ही नहीं होगी तो फिर शादी कैसे हो पाएगी शिवराज सिंह सिसोदिया की। ये मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है और मैं इसे ही कैसे भूल गया था। राघवेंद्र अपने हाथों में पकड़ी हुई छोटी सी पेन ड्राइव को अपनी उंगलियों के बीच नचाते हुए बोला, जब से आया हूँ तब से सगाई और शादी की तैयारियों की बात सुन सुनकर कान पका दिया है मेरी ससुराल वालों ने और उससे भी ज्यादा मेरी प्यारी रानी साहिबा ने। सगाई माय फुट। कितना मन था कि आराम से कमरे में जाकर थोड़ा सा गला तर करूंगा, पर ऐसी मनहूस खबर सुनाई कि जो थोड़ी बहुत चढ़ी हुई बची थी वो भी एक झटके में उतर गई। पर चलो कोई नहीं, जब आज हमने अपने साले साहब की सगाई की मिठाई नहीं खाई तो फिर अब सगाई टूटने की खुशी में गला भी तर आज नहीं करेंगे। अब पहले मुंह मीठा करेंगे कल शिवरी की सगाई की खुशी में और फिर गला तर करेंगे शिवरी की सगाई टूटने के गम में। भाई वाह राघवेंद्र सिंह, कमीनेपन में और ओछेपन में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। क्या खूब दिमाग चलाते हो। राघवेंद्र आईने के सामने खड़ा होकर खुद को ही शाबाशी देते हुए कुटिलता से हंसने लगा था। इधर शिव के कमरे में शिव एक बार फिर से अपने लिए एक कप बिना चीनी की कड़क अदरक वाली चाय बनाकर ले आया था। गर्मा गर्म तीखे स्वाद की गले के साथ साथ आते तक सेकने वाली चाय को घूट घूट पीते हुए शिव को कुछ वैसा ही आनंद आ रहा था जैसे जब भगवान भोलेनाथ को समुद्र मंथन से निकले विष को पीने में आ रहा था। इतना तीखापन की आंखों के साथ साथ नाक और कान भी लाल हो रहे थे। पर मजाल है जो शिव की चेहरे की मुस्कुराहट क्षण भर भी अपनी जगह से इधर विचलित हुई हो। शेखर बालकनी में झूले पर बैठा इधर हिलौरे माता हुआ शिव की इस अनोखी पसंदगी के प्रति दीवानगी को बहुत ध्यान से देख रहा था। अब तो आप छोड़ ही सकते हैं अपनी इस अनूठी पसंद की चाय को पीना। शेखर ने पैरों की मदद से झूले को हिलौरे मारना बंद कर दिया था और वो शिव की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। अगर आपको रानो मिल जाए तो क्या आप चाहेंगे कि वो आपसे लड़ना झगड़ना छोड़ दे, बात बात पर आपको आपके प्रोफेशन और आपकी अजीब सी हरकतों के बीच सामंजस्य ना बैठने का ताना मारना छोड़ दे? शिव बजाय कोई जवाब दिए शेखर से उल्टे सवाल ही पूछने लगा था। शेखर के माथे पर सल पड़ गए। ये क्या तरीका हुआ शिव, सवाल का जवाब देने की जगह आप मुझे ही अपने गोल घूमते सवालों में उलझा रहे हैं। शेखर का दिमाग सच में चकरा गया था। हमने इतना भी कठिन सवाल नहीं पूछा है जो आप इतना मुंह बना रहे हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि हम आपको अपने सवाल में फंसाकर गोल गोल घुमा रहे हैं तो फिर यही सही, पर पहले हमें हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपको आपके सवाल का जवाब भी खुद ही मिल जाएगा। शिव शेखर की तरफ देखकर एक गहरी मुस्कुराहट ओढ़े बैठ गया। मुझसे लड़ना झगड़ना हो या फिर मेरे अजीब से शौक और आदतों को मेरे प्रोफेशन से जोड़कर मेरी टांग खींचना हो, रानो जब तक इनमें से कोई एक काम नहीं करती है मुझे लगता ही नहीं है कि मैं रानो से ही बात कर रहा हूँ या फिर वो मेरे साथ है। इन शॉर्ट ये सब हरकतें तो रानो की पहचान है बेसिकली। वो मुझे मिल भी जाती है तो भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ दे या फिर मेरी आदतों का मेरी डॉक्टरी पेशे की सीरत से जोड़कर मेरा मजाक बनाना छोड़ दे। शेखर ने आखिर शिव के पूछे गए सवाल का बिल्कुल वही जवाब दिया था जो शिव जानता था पहले से। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मतलब आप ये चाय का शौक तब भी नोश फरमाएंगे?
शेखर को बहुत कुछ अंदाजा हो ही गया था शिव के जवाब का। बिल्कुल सही समझा आपने शेखर। इस चाय ने तो हमें गौरी से पहली बार रूबरू करवाया था। उनके चेहरे के हर पल बदलती हुई भावों को इतने करीब से देखने का मौका दिया था। इस बिना चीनी की चाय ने तो हमारी जिंदगी में अनजाने में ही इस कदर मिठास खोल दी थी कि फिर हमें और किसी मिठास के अनुभव की जरूरत ही नहीं रह गई थी। तो फिर हम भला कैसे इस चाय को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं? शिव खाली कप की कोर पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, समझ क्या मेरे भोले, आप और आपकी ये बिना चीनी की कड़क अदरक वाली चाय एक दूसरे के लिए बने हैं। शेखर शरारत से मुस्कुराते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लिया था। वैसे आपने क्या सोचा है शिव? शेखर थोड़ा सा शिव की तरफ खिसक कर आ गया था। किस बारे में? शिव अनभिज्ञता से शेखर की तरफ देखने लगा था। कल आपकी सगाई है शिव, और आपको नहीं लगता कि आपको कल एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए गौरी के साथ अपने इस नए बन रहे रिश्ते को मजबूत करने के लिए? आप दोनों के बीच में पिछले 2 सालों में जिन वजहों से भी और जो भी गलतफहमियां पैदा हुई थी, आपको नहीं लगता कि कल का समय बिल्कुल सही होगा जब आपको अपने और गौरी के बीच की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर देना चाहिए? शेखर की बात सुनकर शिव गहरी सोच में पड़ गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर। हम खुद चाहते हैं कि गौरी के साथ अपने इस नए रिश्ते की नींव सिर्फ और सिर्फ प्यार और विश्वास पर ही रखी जाए, पर शेखर इतने सब लोगों के बीच हम किस तरह से गौरी से कुछ भी कह पाएंगे, जबकि अभी तक वो हमारे साथ इतनी भी सहज नहीं हो पाई है कि हम उनसे कुछ भी कहें और वो हमारी बात पर बिना सवाल जवाब किए सहमत हो जाए। शिव अपने मन की दुविधा में खुद ही कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उसकी चिंता आप मत करिए शिव, आखिर आपका ये दोस्त और किस दिन काम आएगा ना आपके। आप बस तैयार रहिएगा मेरे सिग्नल के लिए। कल आपकी और गौरी की एक छोटी सी प्राइवेट मीटिंग तो हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए सगाई का गिफ्ट होगा। शेखर मुस्कुराते हुए फिर से कुछ ज्यादा ही बोल गया था। हम दोनों? शिव ने फौरन ही शेखर की फिसलती हुई जुबान को कैच कर लिया था। कौन दोनों? शेखर झेप गया था शिव की बात पर। अब बनिए मत, हमें आपके लक्षण कुछ सही नहीं दिख रहे शेखर। शिव हंसने लगा था शेखर को अकबकाते हुए देखकर। तो इसमें गलत क्या है शिव? आज नहीं तो कल मुझे और रानो को मिलकर हम दोनों ही तो हो जाना है। और याद रखिएगा शिव कि आपको और गौरी को मिलवाने में मेरे साथ साथ रानो का भी बराबर का हाथ है। मेरी तरह ही वो भी चाहती है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। शेखर अब थोड़ा सा सामान्य हो गया था। शेखर, हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि कुछ भी कर लेना, लेकिन रानो की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस मत पहुंचाना। बहुत प्यारी लड़की है वो, बिल्कुल अपने नाम की तरह, रानी, जिसे प्यार से सब लोग रानो बुलाने लगे। शिव शेखर को फिर से एहतियात बरतने के लिए कह रहा था कि रानो के साथ उसने कैसे रहना चाहिए और ये जो नया पनप रहा रिश्ता है उसको लेकर उसने कैसे रहना चाहिए। शिव, आपका ही दोस्त हूं मैं, और आपके नाम का ही पर्याय मेरा नाम भी। भले ही मैं आपकी जैसी शाही ठाट बाट और राजपूताना शान से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर मैं भी आपकी तरह अपनी जुबान का पक्का लड़का हूँ। जिस दिन से रानो को देखा है और समझा है, वो मेरे दिल के कहीं और गहरे उतरते जा रही है। दिमाग में तो वो पहले दिन से ही छा गई थी, पर मैं अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा चुका हूँ और उनकी तरफ पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उनकी हाँ का इंतजार करूंगा, बिना उन्हें ये जताए कि मैं उनकी एक हाँ को सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान की तपती जमीन पर खड़ा बारिश की आस लगाए खड़ा रहता है। हमें आप पर और आपकी बातों पर पूरा भरोसा है शेखर। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये इच्छा जल्द ही पूरी हो। शिव ने शेखर को अपने गले से लगा लिया। क्या होगा अब आगे कहानी में, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 37। शिव और शेखर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। शिव शेखर के लिए और उसकी आने वाली खुशियों के लिए महादेव से प्रार्थना कर रहा था। एक प्रार्थना शेखर भी कर रहा था महादेव से, और वो भी शिव के लिए कि अब वो जो कुछ भी शिव से कहने जा रहा था और उसके बाद उसे दिखाना चाह रहा था, बस महादेव शिव को संभाल ले और उसके गुस्से को भी। अब उसे इतना तो बताना ही था शिव को, वरना कल जब गौरी उसके सामने होगी तो वो क्या कहकर खुद को साबित करेगा कि वो सही था हमेशा से। गलत तो उसके साथ हुआ था, उसके विश्वास और प्यार की बलि चढ़ाकर। शिव, आपका लैपटॉप कहाँ है? शेखर शिव से अलग होते हुए बोला। हमारे लैपटॉप की आपको इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? शिव को समझ में नहीं आया था कि अभी तक तो शेखर रानो की यादों में खोए हुए था और अब अचानक से उसे लैपटॉप क्यों चाहिए। बस कुछ जरूरी काम है इसलिए पूछ रहा हूँ। शेखर ने अपना एक हाथ अपनी पैंट की राइट साइड पॉकेट में डाला और वो छोटी सी पेन ड्राइव उसके हाथों से टकरा गई। 1 मिनट रुकिए। शिव मुस्कुराते हुए अंदर रूम में गया और अपनी स्टडी टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप उठा कर ले आया। ये लीजिए सरकार लैपटॉप, और कर लीजिए अपना जरूरी काम। शिव ने लैपटॉप को शेखर की साइड से झूले पर रख दिया। शिव तो मुस्कुरा रहा था, पर इस समय शेखर के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आई थी। शिव, दरअसल मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। शेखर थोड़े चिंतित स्वर में बोला। ऐसा भी क्या ले आए हैं आप हमारे लिए जो आपका अंदाजे बयां ही बदल गया? पहले अपनी शक्ल देखिए आईने में, तब जाकर हमें कुछ दिखाइए आप। शिव शेखर के चेहरे पर छाई परेशानी के मजे लेते हुए हंसने लगा था। आपको सच्चाई से रूबरू करवाना है शिव। शेखर की धीमी आवाज भी शिव के दिल को बेचैन होने से रोक नहीं सकी थी। अभी तक शेखर की हालत पर हंस रहे शिव का चेहरा बहुत कुछ शेखर की तरह या फिर उससे भी ज्यादा सफेद पड़ने लगा था। अचानक ही शिव को एक बार फिर से उसके हाथों से खुशियों का दामन छोड़ता हुआ नजर आने लगा था। शिव की हालत भला शेखर से कैसे छिपी रह सकती थी? परेशान मत होइए शिव, और शांत होकर वो देखने की कोशिश करना जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
शेखर ने शिव को झूले पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठकर लैपटॉप ओपन करके उसमें एक पेन ड्राइव लगाकर उसे लैपटॉप में ही एक फोल्डर बनाकर सेव करने लगा। इस बीच शिव ने एक बार भी शेखर की तरफ या फिर लैपटॉप की स्क्रीन में झांकने की कोशिश नहीं की थी। 2 साल पहले की वो कड़वी यादें जिन्हें शिव भुलाकर आगे बढ़ना चाहता था, पता नहीं क्यों पर आज शेखर फिर से उसे उन्हीं वाहियात और कष्टदायक यादों के दलदल में डुबोना चाह रहा था। शेखर ने कहा, शिव 2 साल पहले जो आपको दिखाया गया था और जो आपको बताया गया था वो आपके जीजा सा कुंवर राघवेंद्र सिंह की मनमर्जी थी। उन्होंने ना सिर्फ आपको बल्कि सबको अपनी रचाई गई माया के दर्शन करवाए थे, जिसके हिसाब से गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी थी और उसी बेस पर आपको उस गलती का प्रायश्चित करना पड़ा था, अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी को उस प्रायश्चित के खमन कुंड में स्वाह करके। पर ये शेखर के कुछ और कहने से पहले ही शिव कातर निगाहों से शेखर की तरफ देखते हुए बोला, आप क्यों हमें उसी आंख को महसूस करने के लिए बाध्य कर रहे हैं शेखर, जिस नर की आंख को हम आज भी अपने दिल के किसी कोने में धधकता हुआ महसूस करते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि तब हम बेकसूर थे या नहीं, सबने मिलकर तो हमें कसूरवार ठहरा ही दिया था और हम उस गलती की सजा भुगत भी चुके हैं। नहीं, हम आज भी भुगत रहे हैं और शायद जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें यह एहसास चैन से जीने भी नहीं देगा। शिव अपनी अनिच्छा जाहिर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा था। आपको यह करना ही होगा शिव, अपने सुकून के लिए, गौरी की नजर में खुद को सही साबित करने के लिए, वरना क्या गारंटी है कि जो गलतफहमी उन्हें 2 साल पहले हुई थी वो अब ना हो और वो एक बार फिर से आपसे दूर चली जाए। शिव, कल आपको हर हाल में गौरी को अपनी हकीकत बतानी ही पड़ेगी, इससे पहले कि फिर से कोई आप दोनों के बीच इस गलतफहमी का फायदा उठाने की कोशिश में जुट जाए। शेखर शिव को हिम्मत बंधाते हुए समझा रहा था। हैव अ लुक। शेखर ने लैपटॉप की स्क्रीन को शिव की तरफ घुमा दिया। शिव अंदर ही अंदर खुद को मजबूत करते हुए धीरे धीरे लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाने लगा था। शुरू में तो वो घबराहट की वजह से अपनी नजरें स्क्रीन पर स्थिर नहीं रख पा रहा था, पर शेखर ने हौले से उसके कंधे को दबाते हुए कहा कि आराम से पर ध्यान से देखिए शिव। और फिर जब शिव ने अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ानी शुरू की तो फिर उसकी आंखों में छाया हुआ डर, घबराहट, बेचैनी सब गायब हो गया था एक झटके में, और उसकी जगह गुस्सा, और सिर्फ गुस्सा भर गया था उसकी आंखों में जो नफरत को भी अपने साथ पाले हुए था। शिव ने उन्हीं नजरों से शेखर की तरफ देखा तो शेखर ने खामोशी से स्वीकृति में अपनी दोनों पलकों को झपका दिया था कि अभी अभी शिव ने जो कुछ भी लैपटॉप में देखा है वो उसकी जिंदगी का एक सच है जिसे सबके सामने आने से रोका गया था, और उसने जो कुछ भी अभी देखा था वो सब बिल्कुल सच है, उतना ही सच जितना कि दिन और रात होते हैं। शिव गुस्से में वहां से उठकर जाने को हुआ, जैसा कि शेखर को अंदाजा था पहले से ही। वो बोला, नहीं शिव, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है सबका। कल आपकी सगाई है और कल आपको पूरी बेफिक्री से और खुशी से अपने जीवन के एक नए सफर की शुरुआत करनी है गौरी के साथ। लेकिन शेखर, सब कुछ सच जानने के बाद आखिर हम किस तरह से ये सब अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारा तो मन कर रहा है कि हम अभी के अभी उस धोखेबाज को अपने हाथों से मौत की सजा दे दे। शिव गुस्से में कांप रहा था। जरूर शिव, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और आपकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए आपका ये दोस्त आपकी हर तरह से मदद करेगा, पर अभी नहीं। अभी सब कुछ बिखरा हुआ है, हमें सब सहेजना होगा, सब समेटना होगा, और वो भी बहुत प्यार से, जिससे किसी को भी रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। आप समझ रहे हैं ना शिव जो मैं कहना चाह रहा हूँ? शेखर ने शिव की तरफ अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और लैपटॉप को ऑफ करके वो पेन ड्राइव निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ली। हम समझ रहे हैं शेखर, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम सबको बिखरने से और टूटने से कैसे बचा पाएंगे। शिव और शेखर दोनों की ही चिंता का सबब बनी हुई थी दमयंती जीजी, जो अपने पति राघवेंद्र पर आंख बंद करके भरोसा करती है और देवता की तरह पूजा करती है। पर यह बात तो शायद शिव और शेखर को भी नहीं पता थी कि इस भरोसे और देवतुल्य पूजन में अविश्वास की सेंध लग चुकी थी और दमयंती जीजी खुद ही राघवेंद्र की तरफ से सशंकित हो चुकी थी। तारों और चांद की लुकाछुपी में ढलती हुई रात कई लोगों की जिंदगियों में उथल पुथल मचाकर अब शांत होने की राह पर थी। शेखर ने शिव को इस वक्त रोक लिया था, पर उसे इस समय खुद नहीं पता था कि वो राघवेंद्र को रोकने के लिए क्या करेगा कि जिससे दमयंती जीजी को भी हर्ट ना हो। शिव कल होने वाली मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसने भी सोच लिया था और कल उसे गौरी को सब कुछ सच सच बता देना है, फिर चाहे उनका डिसीजन कुछ भी हो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर ऑफिस का काम करने के बहाने से राघवेंद्र अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ शिवरी की कल की सगाई के बारे में सोच कर बौखलाया जा रहा था। बिस्तर पर सो रही दमयंती की तरफ एक नजर डालकर वो फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। कल उसे शिवरी की सगाई को कैसे भी करके रोकना है, पर आखिर क्या तरीका अपनाकर वो शिवरी की सगाई को रोक सकता था? उसे अब एक बार फिर से खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि वो क्यों नशे में धुत होकर अपने होश खो बैठा और इधर उसके पीठ के पीछे उसकी ही बीवी ने उसकी खुशियों को आग लगा दी। वो बेचैनी से उठकर कमरे में चारों तरफ चक्कर काटने लगा था, पर आज की ये रात तो उस पर भी भारी पड़ रही थी। क्या होगा अब कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 38। सुबह का सूरज सबके लिए बहुत सारी नई और प्यारी सौगात लेकर आया था। नील कमल से लेकर सिसोदिया निवास तक बधाइयों की धूम मची हुई थी। ढोलक की थापों पर मंगल गान गा रही महिलाएं हो या फिर पूरी हवेली जैसे घर में घूम घूम कर बंधनवार और द्वार सजा रहे घर के नौकर हो, सबके चेहरे आज खुशी से खिले हुए थे। हाँ, बस कुछ एक चेहरे को छोड़कर।
सिसोदिया निवास में तो अकेले नागवेंद्र ही काफी था मुंह फुलाने के लिए और मातम मनाने के लिए शिवरी की खुशियों का। इधर नीलकमल में भी कमला अपने मालिक की तरफ से वफादारी दिखाते हुए हर काम को पटक पटक कर रही थी। ओ कमला काकी, जरा आराम से करो, बेचारी थाली को और उसमें रखे लड्डुओं को थोड़ी ना पता है कि आपका इतना गुस्सा हो। किचन में काम कर रहे एक नौकर ने तभी जुबान में कहा था, पर कमला काकी ने उसे सुन लिया था। लेकिन उनकी दिक्कत यही थी कि मेहमानों से भरे हुए नीलकमल में वो अपना गुस्सा फिलहाल किसी पर भी नहीं निकाल सकती थी, उनके अंडर काम कर रहे नौकरों पर भी नहीं। पर किचन के एक कोने में खड़ी हुई रानो, जो बेसन की बर्फी के चाकू से डायमंड शेप के पीस कट कर रही थी, उसे बड़ी हंसी आ रही थी और उसे कमला से उलझना नहीं था, इसलिए वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन आज की डेट में कमला पान मसाला की बुरी किस्मत थी कि उसे रानो का चुप चुप के हंसना भी समझ में आ रहा था, पर वो रानो के लिए भी कुछ नहीं कह पा रही थी और वो पैर पटकते झटकते वहां से बाहर चली गई। रानो भी जल्दी से अपने हिस्से का काम निपटाकर गौरी के कमरे में चली गई थी उसे तैयार करने के लिए। शिव शेखर के हिसाब से आज खुद को ड्रेसअप कर रहा था। गौरी के पसंद किए हुए पिंक कलर के कुर्ते और उसके ऊपर पीच कलर का बास्केट। आज शिव सच में बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उस रोज तो गौरी के पसंद करने पर ही शिव ने बिना ट्राई किए हुए उस कुर्ते को अपने पास रख लिया था, और उसे ट्राई करने का, वो भी खुद पर, आज के इस स्पेशल ओकेजन पर मौका मिल ही गया था शिव को। खुद को आईने में निहारते हुए देखकर एक पल को शिव अपने दिमाग में चल रही सभी उलझनों को भूल गया था। देखिए गौरी, हमने वही पहना है जो आपने हमारे लिए पसंद किया था। हम कैसे लग रहे हैं इस बात का जवाब तो हमें आपकी आंखें ही देंगी अब, पर हम भी देखना चाहते हैं आपको उस ड्रेस में दुल्हन की तरह सजी हुई जो आपने हमारे लिए पहनी होगी। अरे साले साहब, आप तो खुद से ही तैयार हो गए, लगता है बड़ी जल्दी है आपको नीलकमल पहुंचने की। शिव को उसके सपनों से बाहर निकालने के लिए राघवेंद्र उसके कमरे में बिना नॉक किए हुए ही पहुंच गया था और शिव की तरफ देखकर हंसने लगा। वो क्या है ना जीजा साहब, शिव के अब से सारे काम शुभ मुहूर्त में होंगे, तो अगर हम आपके आने का इंतजार करते तो फिर लेट हो जाते, है ना, इसीलिए सिंपल। शिव को शांत रहने का इशारा करते हुए शेखर ने राघवेंद्र को एकदम माकूल जवाब दिया था। राघवेंद्र अपना सा मुंह लेकर रह गया था। अरे कोई बात नहीं शेखर, वैसे भी जीजा सा तो साले साहब को कपड़े उनकी घुड़चड़ी के समय पहनाते हैं, ये तो यहाँ पर शिव को पगड़ी बांधने आए थे। पीछे से आकर दमयंती ने एकदम से टेंस्ड हो चुके माहौल को संभाल लिया था। लीजिए जीजा साहब, बांध दीजिए हमें पगड़ी, और ध्यान रखिएगा कि अब हमारी और हमारे सिसोदिया निवास की इज्जत आपके हाथों में है। आपके हाथों से जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना और करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। शिव ने राघवेंद्र के हाथों में हरे रंग की राजस्थानी प्रिंट का दुपट्टा थमाते हुए कहा। शिव की आंखों में पहली बार अपने लिए इस कदर गुस्सा और नफरत देखकर एक पल को राघवेंद्र सहम सा गया था। ये अचानक शिव को क्या हो गया है? इसकी आंखों में हमें अपने लिए इंतहाई नफरत और गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है? जरूर इस शेखर की कारस्तानी होगी। इसके दिमाग में पता नहीं कहां के फालतू के आइडिया आते रहते हैं और वो उसे शिव के दिमाग में ट्रांसफर करता रहता है। शिव को कहां इतनी फुर्सत मिलती है अपने बिजनेस एम्पायर को संभालने के अलावा कि वो मुझ पर और मेरी हरकतों पर नजर रख सके। राघवेंद्र ने डरते सहमते हुए शिव के हाथों से वो दुपट्टा ले लिया और शिव के सर पर चारों ओर से लपेटना शुरू कर दिया। जी साहब, आप ये यहाँ सब रख दीजिए और बाहर जाकर देख लीजिए कि हमारे कुंवर सा की गाड़ी तैयार हुई है या नहीं। शेखर ने एक तरह से दमयंती जीजी को वहां से बाहर जाने के लिए बोल ही दिया था। शेखर, आप प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, छोटे को पता नहीं क्यों आज से पहले हमने इतने गुस्से में नहीं देखा है। ऊपर से कभी कभी हमें इनकी बातें भी समझ में नहीं आती है। जब छोटे गुस्सा होते हैं तो हमें भी नहीं पता क्यों इनकी जुबान भी अनियंत्रित हो जाती है। दमयंती थोड़ा घबराते हुए बोली। जी साहब, आप परेशान मत होइए, ये तो जीजा सा और उनके साले साहब की आपस की बात है, आप इतना क्यों सोच रही है? सब ठीक है, आप जाइए और काकी सा और मासा से कहिए कि शगुन के सभी थाल ध्यान से गाड़ियों में रखवाइए। अब शिवराज सिंह सिसोदिया बिल्कुल तैयार है नीलकमल चलने के लिए। शेखर ने दमयंती को सब कुछ ठीक होने का विश्वास दिलाते हुए उन्हें बाहर भेज दिया था रूम से। बाकी मन तो उसका भी बहुत हो रहा था कि आज इस जीजे के मस्त इमली और गुड़ के साथ मैश करके चटनी बना दे, पर वो आज के दिन कोई हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए अपने अंदर घुमड़ रहे गुस्से को उसने अंदर ही अंदर दबा दिया था, किसी सही वक्त पर बाहर निकालने के इंतजार में। थोड़ी देर बाद शिव मुस्कुराते हुए शेखर के साथ अपने कमरे से बाहर नीचे हॉल में आ गया, जहां पर सुनैना जी, जानकी जी, दमयंती जी, राघवेंद्र और कुछ और दूसरे मेहमान शिव के आने का इंतजार कर रहे थे। महादेव, हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, कितने खुश नजर आ रहे हैं आज शिव। भोलेनाथ, हमारे भोले की खुशी को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाकर रखना। सुनैना जी ने शिव के ऊपर से जैसे ही 5 सूखे लाल मिर्च नजर उतारकर वारते हुए एक और फेंकने चाहे, पता नहीं कैसे, पर शायद हवा के वेग से उन्हीं लाल मिर्चों में से कुछ 2-1 बीज हवा में लहराते हुए आए और शिव को खुश और संतुष्ट देखकर अपने दिल पर सांप लौटवा रहे राघवेंद्र की आंखों में झांक कर गिर गए। आउच! सब निकल गया उस नागवेंद्र के मुंह से, पर किसी ने भी जल्दी जल्दी चलने की खुशी में उसकी आउच पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी पतिव्रता पत्नी दमयंती ने भी नहीं, जो इस वक्त अपने छोटे की खुशी में खुश होते हुए अपनी नम आंखों को बार बार पोंछ रही थी। अरे यार, कोई मुझे भी तो बता दे कि आग के अंदर जो आग लगी है उसे कैसे शांत कराए। अगर ये जलन ऐसी होती रही तो मैं तो एक आग से काना हो जाऊंगा। राघवेंद्र अपनी आंख के ऊपर हाथ रखकर फ्रिज की तरफ दौड़ दिया था आइस क्यूब लेने के लिए।
उधर नीलकमल में सब तैयारियां हो चुकी थी और अब इंतजार था तो बस सिसोदिया के आने का, जिससे शुभ मुहूर्त में सगाई की रस्म पूरी की जा सके। इधर सुनैना जी ने सुभद्रा मासा को और उधर शेखर ने रानो को फोन करके बता दिया था कि वो लोग बस आधे घंटे में नीलकमल पहुंच रहे हैं। सुभद्रा जी तो ये खबर सुनकर फौरन हाथ जोड़कर अपने आराध्य महादेव को याद करने लगी थी कि महादेव, इस बार कुछ भी गड़बड़ ना हो, सब कुछ कुशल मंगल निपट जाए। सावन के सोमवार में आपके धाम पर नंगे पैर आकर पंचाभिषेक करेंगे हम। उधर रानो ने चुपके से आकर गौरी के कान में फुसफुसा दिया था, दीदी बस आधा घंटा और आपके कुंवर साहब के सामने होंगे आपके बेकरार दिल को करार देने के लिए। रानो तो हंसती हुई इठलाती हुई वहां से बाहर चली गई थी, पर गौरी के सोए हुए से दिल के सभी तारों को अनायास ही झंकृत करके चली गई थी। खुद को आईने में देखकर उसने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली थी। क्या होगा अब कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 39। गौरी ने आईने में एक नजर खुद को देखकर अपनी नजरों को शर्मा कर नीचे झुका लिया था। वह भी खुद के बेलौस धड़कते हुए दिल को संभाल भी नहीं पाई थी कि अचानक ही उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो आईने में देखते हुए पीछे की ओर दिखने लगी। शिव आप? गौरी चौंक कर अपनी जगह से उठ गई और चिहुक कर पीछे की तरफ देखने लगी। शिव एक पैर को घुटने से मोड़े हुए दीवार पर टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। गौरी ने जल्दी से इधर उधर देखा और झट से दरवाजे बंद कर लिए। आप यहाँ सच में, मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त नीचे होना चाहिए सबके साथ। गौरी शिव को वहां पाकर अचंभित हो रही थी और खुश भी। खुश तो इतनी थी कि वो बोलना चाह रही थी कि आपका कब से इंतजार था हमें, और बोल रही थी कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। सच में आप यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? शिव ने अचानक से गौरी की चूड़ियों से भरी नाजुक कलाई अपने हाथों में थाम ली और उसे अपने नजदीक खींच लिया। गौरी की पलकें शर्म से बोझिल होकर झुक चुकी थी शिव के बेशुमार प्यार के तले। लब हिलने से इनकार कर चुके थे, पर धड़कनें बस वही थी जो बेहिसाब शोर मचाती हुई शिव से गौरी के हाल की चुगली कर रही थी। फिर शिव ने कहा, कितना इंतजार किया है हमने इस पल के लिए, और आप चाहते हैं कि हम यूं ही चले जाएं बिना आपको और आपके चांद से चमकते रूप को अपनी आंखों से भरे हुए? ये हमसे नहीं हो पाएगा गौरी, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब हमें ये मालूम पड़ चुका है कि आप भी हमारे लिए वही महसूस करती है जिसे अपने दिल के एहसासों में बसाए हुए आपका 2 साल इंतजार किया है हमने, वो भी बिना इस उम्मीद के कि कभी हमारा यह इंतजार पूरा भी होगा या नहीं। गौरी ने एक बार शिव की तरफ देखा और फिर वो कुछ भी कहना भूल गई। शिव की बेचैन नजरों में उसे अपने लिए बस प्यार ही प्यार नजर आ रहा था और कुछ नहीं। आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? शिव ने टोक दिया था उसे। नहीं, हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमने कब कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं? गौरी कांपते हुए बोली। जरूरी है कि हर बात कहने के लिए होठों को जहमत उठानी पड़े? कुछ बातें आंखें भी बखूबी बयां कर देती है, और आपकी आंखें तो। शिव गौरी के चेहरे की तरफ झुकने लगा था। हमारी आंखें क्या? गौरी अपने चेहरे को पीछे करते हुए बोली। गौरी की घबराहट को देखकर शिव मुस्कुरा उठा था। खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों को और पूछिए इनसे कि क्या इन्हें हमारा इंतजार नहीं रहता है? क्या इनका दिन बिना हमें देखे पूरा हो जाता है? क्या इन्हें खुद में हमारे लिए बेशुमार प्यार नजर नहीं आता है? शिव ने गौरी को उसके कंधों से पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए सामने आईने में देखने लगा। गौरी ने मुश्किल से अपनी झुकी हुई पलकों को ऊपर उठाकर सामने आईने में देखा तो ये क्या, यहाँ वहां पूरे कमरे में शिव कहीं था ही नहीं। तो वो इतनी देर से क्या शिव को अपने आसपास यूं ही महसूस कर रही थी? गौरी के परेशान से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को आईने में देखा और अपनी आंखों को देखते हुए धीरे से बोली, हाँ शिव, आप सही कह रहे हैं, हमारी नजरें हर पल आपको ही ढूंढती है। आपको देखे बिना तो हमारा दिन क्या जीवन ही पूरा नहीं होता। हमारी आंखें नहीं, हमारा रोम रोम आपके प्यार में डूबा हुआ है। शिव, आपकी गौरी को सिर्फ आपका इंतजार है। गौरी को सिर्फ अपने शिव से ही प्यार है। आंखें बंद किए हुए खुद को अपनी बाहों में समेटे हुए गौरी जैसे शिव के एहसास को खुद में महसूस कर रही थी। तभी अचानक धाड़ से दरवाजा खुला और भागती दौड़ती रानो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। देखे तो दीदी, आपको जरा फाइनल टच दे दे, बस 5 मिनट में कुंवर साहब के रूबरू होंगे। रानो गौरी को छेड़ते हुए बोली। रहने दो रानो, और कितना हमें तैयार करोगी? हम बस ठीक है, और अगर अब तुमने हमारे चेहरे पर ज्यादा लिपापोती की ना तो हम सारा मेकअप दिला देंगे। गौरी झूठ मूठ गुस्से से बोलते हुए वापस स्टूल पर बैठ गई थी। आए हाय, नखरे तो देखो हमारी गौरी दीदी के, इतनी मेहनत से मैंने मेकअप किया है आपका और आप धुलने की धमकी दे रही है। अभी तो आप गौरी सिसोदिया बनी भी नहीं है और सिसोदियाज वाले नखरे आने भी लगे आपके। बहुत सही जा रही है आप। रानो गौरी की चूनर को सर पर ही सही से डालते हुए बोले ही जा रही थी। गौरी रानो को कोई जवाब देती कि इससे पहले ही कमरे में सुभद्रा जी आ गई और उनको देखते ही रानो और गौरी दोनों शांत होकर बैठ गई। सुभद्रा जी एकटक गौरी को देखने लगी। मैं नीचे देखकर आती हूँ कि कहीं कुछ काम तो नहीं है। रानो को लगा कि शायद सुभद्रा जी गौरी से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, तो फिर उसका वहां से जाना सही रहेगा। आप यही रुक सकती है रानो। सुभद्रा जी के मुंह से वर्षों बाद अपना असल नाम सुनकर रानो चौंक गई थी। आप ठीक तो है ना दादी माँ सा? रानो की आवाज भीग गई थी। गौरी को भी दादी माँ सा का बर्ताव कुछ अलग ही मालूम पड़ रहा था। कुछ नहीं, हम ठीक है हमारी बच्चियों, हमारे पास आइए और हमारे गले लग जाइए आप दोनों। सुभद्रा जी ने अपने दोनों हाथों को खोल दिया था।
रानू हैरानी से कभी गौरी की तरफ देखती तो कभी सुभद्रा जी की तरफ देखती। धीमे धीमे अपने कदम सुभद्रा जी की तरफ वो बढ़ा ही रही थी। आप हमारे लिए गौरी से कभी भी कम नहीं है रानू, ये बात आपको हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी आपको हमारी कई बातों पर भरोसा ही नहीं होता कि हम सही कह रहे हैं, है ना? सुभद्रा जी ने मुस्कुराते हुए रानू की तरफ देखा। रानू और गौरी दोनों ही घुटनों के बल बैठी हुई सुभद्रा जी का एक एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया था। नहीं दादी मासा, आपकी कही हुई बात तो मेरे लिए साक्षात महादेव का आदेश है, पर कभी कभी अपनी किस्मत पर शक होने लगता है कि वो इतनी मेहरबान मुझ पर कब से हो गई जो एक झटके में मुझसे मेरा सब कुछ छीन भी लिया और फिर अगले पल में मुझे आपकी झोली में डालकर सब कुछ वापस भी कर दिया। रानू सुभद्रा जी के एक हाथ को अपने गाल से सटाकर बैठी थी। आप दोनों तो हमारे लिए हमारी दोनों आंखों की तरह है, भला हम किस तरह से किसी एक के लिए भी ज्यादा स्नेह या फिर पक्षपात कर सकते हैं? सुभद्रा जी ने रानू और गौरी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। गौरी भी सुभद्रा जी की बातों को सुनकर भावुक हो गई थी। माफ करना गौरी, हम आज के दिन आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, हम तो बस यूं ही चले आए थे आपको एक बार देखने के लिए। सच में बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सुभद्रा जी ने गौरी के सर से 2000 के नोटों की एक गड्डी बांटते हुए दरवाजे के बाहर खड़े एक नौकर को आवाज देकर उसे पकड़ा दी और कहा कि हवेली में काम करने वाले सभी नौकरों में इसे बांट दो और अगर कम पड़े तो हमसे ले जाना। नौकर सर झुकाए वहां से चला गया था। महादेव आपको हर बुरी नजर से बचाए। सुभद्रा जी ने गौरी के माथे को चूम लिया था, लेकिन गौरी की नजर सुभद्रा जी से किसी सवाल का जवाब चाहती थी और उन सवालों को सुभद्रा जी की अनुभवी आंखों ने पहचान भी लिया था। दादी मासा, वो गौरी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके कान में अमूमन सुनाई पड़ने वाली सुभद्रा जी की कही वही पुरानी कर्कश आवाज चली गई थी और वो सहम कर चुप खड़ी हो गई। नहीं आए वो लोग, सुन लिया आपने? नहीं आए आपके चाचा सा और चाची सा और आपकी प्यारी बहन अनिका, जिनके लिए आप इतना बेचैन होकर इंतजार कर रही थी। सुभद्रा जी की बेरुखी भरी आवाज सुनकर गौरी इतना तो समझ ही गई थी कि सुभद्रा जी आज भी अपने छोटे बेटे और उनके परिवार को माफ नहीं कर सकी थी। जब जिस वक्त उन्हें अपने छोटे बेटे और बहू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो दोनों बड़ी हो रही अनिका को अपने साथ लेकर ये कहकर लंदन चले गए थे कि यहाँ का माहौल उनकी 17 साल की बेटे के लिए सही नहीं है। क्या पता जया की सोहबत में रहकर वो भी एक दिन कोई कांड कर बैठे और वो लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ही ना रह जाए। लेकिन दादी मासा, चाचा सा और चाची सा ने हमें भी तो अपने साथ 2 साल लंदन में रहने दिया था, हो सकता है कि कोई मजबूरी के चलते वो लोग अभी ना आ पाए हो। गौरी ने एक कोशिश की थी कि सुभद्रा जी चाचा सा और चाची सा को गलत समझना बंद कर दे। गौरी, आप बहुत भूली है, आपसे ज्यादा दुनिया हमने देखी है। दुनिया का कोई भी काम किसी पिता के लिए इतना जरूरी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी की सगाई में आने का वक्त ना निकाल सके। आपको अनिका से भी ज्यादा प्यार करते थे ना वो, फिर क्यों आपको इस तरह छोड़कर चले गए थे? और अगर आपको लंदन रखना भी था अपने साथ तो फिर 2 साल के लिए ही क्यों? अनिका की तरह आप भी तो उनके साथ वहां हमेशा के लिए रह सकती थी ना। दादी माँ की बातों का अभी कोई जवाब नहीं था गौरी के पास। रानू भी फैमिली मैटर में क्या बोलती, सो वो भी एक और मुंह सिले चुप खड़ी थी। तभी दरवाजे पर एक नौकर ने आकर सर झुकाया और कहा, दादी हुकुम सा, कुंवर सा हुकुम और उनके परिवार वाले बस हवेली के दरवाजे पर आ ही गए हैं, आपको बाहर बुआ हुकुम सा बुला रही है। ठीक है, आप जाकर फूलों से भरे थाल और इत्र लेकर कमला और बाकी के सेवकों को मुख्य दरवाजे पर खड़े होने के लिए बोलिए, हम आते हैं। सुभद्रा जी ने अपने बरसों पुराने सेवक को आदेश दिया और पलटकर गौरी को देखने लगी। गौरी, आज अगर सुहासिनी और दिग्विजय जीवित होते तो हमें आपसे ये कड़वी बातें नहीं कहनी पड़ती। कोशिश करेंगे कि आपकी सगाई में ना सही पर शादी में ही सही रणविजय और रुक्मिणी अनिका के साथ शिरकत कर ले। आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ है ही नहीं, और हमारी बच्ची। सुभद्रा जी ने प्यार से गौरी के एक गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसे छू लिया था। रानू, आप गौरी के साथ ही रहिए और सही समय पर इन्हें लेकर नीचे आ जाइए। सुभद्रा जी ने एक बार रानू की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और वहां से बाहर चली गई। उफ गौरी दीदी, क्या सच में राजपूती आनबान इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि अगर किसी से कोई बात करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही अटक जाए, पर मजाल है जो जरा सी भी नजर इधर से उधर भटक जाए? रानू परिहास करने के अंदाज में बोली और धम्म से सोफे पर बैठ गई। मारेंगे तुम्हें हम एक चपेट जो हंसोगे हमारे ऊपर। गौरी समझ रही थी कि रानू ये सब उसके बिगड़े हुए मूड को सही करने के लिए कह रही थी। वैसे दीदी, डॉक्टर साहब तो होंगे ना कुंवर सा के साथ? रानू को फिर मस्ती सूझी थी। हमें क्या पता, तुम खुद ही देख लेना ना। और वैसे तुम्हें क्यों जानना है कि डॉक्टर शेखर कुंवरसा के साथ होंगे या नहीं? तुम कब से इंटरेस्ट लेने लगी हो हमदर्द के दवाखाने में? दरअसल रानू मजाक में डॉक्टर शेखर को इसी नाम से बुलाती थी, पर सिर्फ गौरी के सामने। ओफो दीदी, क्या गजब कर रही है आप, मैं और उस हमदर्द के दवाखाने में इंटरेस्ट दिखाऊं? इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। वो तो मैं कुंवरसा के लिए पूछ रही थी कि जब वो आपको देखेंगे ना, वो भी उनकी पसंद की हुई ड्रेस में, महादेव कहीं गश खाकर गिरना पड़े वो। रानू शरारत से एक आंख दबाकर बोली। रानू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो? शिव के बहाने सही पर शेखर के बारे में ही बात करना चाहती हो? हाँ, चक्कर क्या है? गौरी ने उल्टा रानू को ही निशाने पर ले लिया था। हाँ, वो हमदर्द का दवाखाना माय फुट। आप अगर उस खबोर डॉक्टर के नाम से मुझे चिढ़ाएंगी तो मैं जा रही हूँ। रानू दरवाजे से बाहर चली गई थी। अरे रानू, हम तो मजाक कर रहे थे, हमें अकेले छोड़कर मत जाओ, हमें सच में डर लग रहा है। गौरी का दिल अचानक ही जोर से धड़कने लगा था, जैसे उसका दिल दिल ना होकर कोई ढोल था जो बस धम 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 बजे जा रहा था। शायद दिल ने दिल की दस्तक को पहचान लिया था। क्या होगा अब कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।